नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और करियर विल एप्लीकेशन पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज से हम हिस्ट्री स्पेशल का नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज 12th of August 2020। आज 12 अगस्त 2020 है एंड दिस इज एब्सोल्युटली लाइव सेशन फॉर ऑल। और ये सभी लोगों के लिए लाइव सेशन है, पूरी तरीके से इसको लाइव रखा गया है सब लोगों के लिए। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री स्पेशल बैच में हम लोगों ने केवल और केवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है या इतिहास के बारे में पढ़ना होता है। और आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जो ऑलरेडी एक क्लास अपलोडेड है, जो ऑलरेडी हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास अपलोडेड है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये किस किस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा, किस किस एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगी और इसमें क्या क्या होगा और हिस्ट्री का एक ओवरव्यू क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड की हुई है आपको एप्लीकेशन में। आज हम बात करेंगे दोस्तों हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री की शुरुआत जो हम आज करने वाले हैं वो हम एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत से शुरू करेंगे। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो हमें बताता है कि हमारे पास्ट में क्या घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन क्या अतीत में घटित हुई सारी की सारी घटनाएं ही इतिहास होती हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान रखेंगे, अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास साक्ष्य होते हैं, हमारे पास सोर्सेज होते हैं, हमारे पास प्रमाण होते हैं, केवल उन्हीं को क्या कहा जाता है? हिस्ट्री कहा जाता है, उन्हीं को इतिहास कहा जाता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत के इतिहास को, हमारी इंडियन हिस्ट्री को 3 मेजर पार्ट्स में हमारे इतिहासकारों ने डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट एंशिएंट इंडिया होता है या प्राचीन भारत होता है। इसके बाद दूसरा पार्ट मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत होता है, और फिर तीसरा पार्ट होता है मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। अगर हम इन तीनों पार्ट्स के बारे में बात करें तो जो सबसे लंबा पीरियड गुजरा, जो सबसे लंबा काल गुजरा, वो एंशिएंट इंडिया का ही था, वो प्राचीन भारत का ही था। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत के ही बारे में, और उसकी शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन एंशिएंट इंडिया की शुरुआत करने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी, या हमें ये जानना होगा कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें ये सारी की सारी जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर हमने निर्माण किया है किसका? इतिहास का या हिस्ट्री का। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज जो आप समझेंगे एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत में, वो सोर्सेज होंगे, वो स्रोत होंगे जिनके आधार पर हम पूरा का पूरा एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे या पूरा का पूरा प्राचीन भारत का अध्ययन करेंगे। बुजुर्गों ने और विद्वानों ने ऐसा कहा है कि भाई, जिस तरीके से तीर को चलाने के लिए पहले धनुष पर तीर को लगाना पड़ता है और तीर को जोर से कानों तक खींचकर फिर तीर चलाना होता है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारे अतीत में क्या हुआ। भाई, हम अगर हम अपने प्रेजेंट का अध्ययन करें और आने वाले पास्ट के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में हम कोई भी प्लानिंग करते हैं या हम कोई भी रणनीति बनाते हैं, तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है, हमारे इतिहास में क्या हुआ है। सिर्फ यही इंपॉर्टेंस होती है और सिर्फ यही कारण होता है कि हमें जानना जरूरी है कि क्या है इंडियन हिस्ट्री और क्या है भारत का इतिहास। तो दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने की। कहां से? एंशिएंट इंडिया से। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। जो सबसे पहला पार्ट होता है इंडियन हिस्ट्री का या भारत के इतिहास का, एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? अबाउट द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री।
एंशिएंट इंडिया को पढ़ने से पहले उन सोर्सेज के बारे में जानना ज़रूरी है, उन सोर्सेज के बारे में पढ़ना ज़रूरी है जिसके आधार पर हम एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे या प्राचीन भारत कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास के स्रोत। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए भी ज़रूरी होता है क्या पढ़ना, इतिहास पढ़ना। और ये बात तो चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र में कही है। भाई आप सब जानते हैं कि मौर्य वंश के बारे में हमें सबसे ज़्यादा जानकारी कहाँ से मिलेगी, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से मिलेगी। और ये जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा की गई थी। और इसमें कौटिल्य ने यह भी कहा था कि एक अच्छे राजा को, एक अच्छे रूलर को हमेशा दिन में कुछ समय इतिहास का अध्ययन करने के लिए भी देना चाहिए। कहने का मतलब अगर कोई भी रूलर है, कोई भी शासक है, तो वो अच्छा शासक तभी बन सकता है, वो अच्छा रूलर तभी बन सकता है जब उसे अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में, उसके भूतकाल के बारे में, उसके इतिहास के बारे में भी जानकारी हो। इसीलिए ये बात कौटिल्य ने भी कही है अपने अर्थशास्त्र में कि एक अच्छा राजा वही है जो अपनी नीतियां बनाने के लिए, जो शासन करने के लिए रोज कुछ ना कुछ समय इतिहास के अध्ययन के लिए भी निकाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं उन सोर्सेज, उन स्रोतों के बारे में जहां से हमें एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलेगी। क्योंकि हम इतनी पुरानी बात करेंगे जो आज से 5000 साल पुरानी होगी, 4000 साल पुरानी होगी, 2000 साल पुरानी होगी, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें हम कवर किसके आधार पर करेंगे? उन सोर्सेज के आधार पर, उन स्रोतों के आधार पर जो हमें इतिहास से संबंधित मिले हैं। और अगर सबसे पहले हम अपने देश के नामकरण के बारे में बात करें, भाई अगर आप ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री, हम सबसे पहले बात करते हैं अपने देश के नामकरण के बारे में। दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में कुछ लोगों का आगमन हुआ, कुछ विदेशियों का आगमन हुआ, कुछ शासकों ने आकर यहाँ पर शासन किया। और डिफरेंट सोर्सेज के आधार पर और डिफरेंट स्रोतों के आधार पर ही हमारे देश का क्या होता आया है, नामकरण होता आया है। अगर आप हमारे देश के सबसे प्राचीन नाम के बारे में बात करें या हमारे देश के एंशिएंट नेम के बारे में बात करें, तो हमारे देश का जो प्राचीनतम नाम है या सबसे पुराना जो नाम है वो हमें क्या मिलता है? हम सब जानते हैं आर्यवर्त। हमारे देश का सबसे पुराना नाम आर्यवर्त है। और आर्यवर्त हमारे देश को नाम तब मिला जब हमारे देश में आगमन हुआ, अराइवल हुआ किसका? आर्यंस का। भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में या हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं मिली थी, तब तक हम केवल यही समझते थे कि हमारे देश में सिविलाइजेशन या सभ्यता शुरू करने वाले आर्यंस ही थे, जो लगभग 1500 BC या 1500 ईसा पूर्व में भारत में आए थे। और ऐसा माना जाता है कि ये जो आर्यंस थे, ये जो आर्य थे, इनका जो ओरिजिन हुआ करता था या जो इनका मूल स्थान हुआ करता था, दैट वॉज सेंट्रल एशिया। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने इनके ओरिजिन अलग अलग बताए हैं, लेकिन मैक्स म्यूलर का मत, मैक्स म्यूलर का व्यू
सबसे ज्यादा क्या रखा गया है, वैलिड रखा गया है। और मैक्स म्यूलर ने ही ये बताया था कि जो आर्यंस थे वो भारत में कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से आए थे। और इन्होंने ही आकर पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर क्या किया, अधिकार किया। उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में नॉर्दर्न राजस्थान तक या पश्चिमी या उत्तरी राजस्थान तक, और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेके पूर्व में वेस्टर्न गंगा बैंक या पश्चिमी गंगा तट तक का ही जो भाग था, उस पूरे के पूरे भूभाग पर अधिकार किया किसने, आर्यों ने या आर्यंस ने। और इन्हीं ने इस पूरे के पूरे भूभाग को क्या नाम दिया, आर्यवर्त, जो हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम माना जाता है। तो हमारे देश का जो सबसे पुराना नाम हमें मिलता है वो क्या मिलता है, आर्यवर्त मिलता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब तक इन्होंने पूर्वी भारत में अपना विस्तार नहीं किया था और जब तक इन्होंने पूर्वी भारत में बढ़ना शुरू नहीं किया था, तो ध्यान रखेंगे आर्यवर्त से भी पहले जब भारत में प्रवेश हुआ नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में या उत्तर पश्चिमी भाग में आर्यंस का, तो इन्होंने ही तो इसी भाग को जो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग कहलाता है, इसी को दोस्तों ध्यान रखेंगे इतिहासकारों ने क्या कहा, सप्त सैंधव कहा। लेकिन जब आर्यंस का विस्तार पश्चिमी भारत या उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्वी भारत की तरफ भी होने लगा, तो अब हमारे देश का नाम क्या बन गया, आर्यवर्त बन गया, जो हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम है। इसके बाद आप जानते हैं कि हमारे देश में वैदिक पीरियड शुरू हुआ, वैदिक काल शुरू हुआ। और वैदिक काल में हमारे वेदों की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में हमारे दो महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना हुई। तो एक और सोर्स जो हमारा सबसे बड़ा महाकाव्य है, जो हमारा सबसे बड़ा एपिक है, आप सब जानते हैं महाभारत। तो महाभारत से ही हमारे देश को एक और नाम मिला। और आप सब जानते हैं कि महाभारत में ही हमारे देश का जो उल्लेख है वो किस रूप में किया गया, भारतवर्ष के रूप में किया गया। दूसरा सोर्स, अगर हम बात करें महाभारत के बारे में, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य या एपिक कहलाता है, तो दोस्तों आप सब जानते हैं महाभारत से ही हमें उल्लेख मिलता है। भाई हम सब जानते हैं कि जो आज हरियाणा में कुरुक्षेत्र है वो कभी कुरु हुआ करता था। जो पौरव वंश के राजा कुरु की नगरी हुआ करती थी, इसीलिए उसे कुरु कहा जाता था। और कुरु का ही उत्तराधिकारी हुआ दुष्यंत, और दुष्यंत की ही पत्नी हुआ करती थी शकुंतला। ये दुष्यंत और शकुंतला के ही एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम भरत रखा गया, जो बड़ा होकर सम्राट भरत के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। और आप सब जानते हैं कि यही सम्राट भरत के नाम पर महाभारत के ही सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश को नाम मिला भारतवर्ष, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ पर एक और डिस्प्यूट है, और वो ये है कि जहाँ एक तरफ महाभारत के सम्राट भरत के नाम पर या भरतों के देश को ही या भरत वंश के ही देश को क्या कहा गया, भारतवर्ष कहा गया, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप जैन माइथोलॉजी के बारे में बात करें या जैन मान्यता के बारे में बात करें, तो हम सब जानते हैं कि जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर या संस्थापक कौन हुए, ऋषभ देव हुए। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जिन्हें हम ऋषभ देव के नाम से जानते हैं, इन्हीं ऋषभ देव के दो पुत्र हुआ करते थे। और जैन ग्रंथों में जैन मान्यताओं के अनुसार हमें ये बात पता चलती है कि ऋषभ देव के दो पुत्र थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम था भरत और दूसरे बेटे का नाम था गोमटेश्वर।
गोमटेश्वर का नाम आपने सुना होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले भारत की सबसे बड़ी मूर्ति ही किसकी हुआ करती थी? हम सब जानते हैं गोमटेश्वर की मूर्ति हुआ करती थी, जो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर है। लेकिन जैन मान्यताओं से हमें ये जानकारी मिली कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के बेटे हुए भरत, और इन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। कहने का मतलब अगर आप अपने देश को भारतवर्ष कह रहे हैं तो इसके हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, एक तो महाभारत और दूसरा जैन मान्यताएं या जैन माइथोलॉजी। तो जहां एक तरफ हिंदू माइथोलॉजी से ये माना गया कि महाभारत के सम्राट भरत के ही नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ जैन मान्यताओं में ऐसा माना गया कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के बेटे भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारतवर्ष पड़ा है। तो अब आपको पता चला कि हमारे देश का नाम सप्त सैंधव क्यों था, हमारे देश को आर्यवर्त क्यों कहा जाता था, क्योंकि जैसे ही आर्यंस ने भारत में प्रवेश किया तो हमारा जो भाग था, हमारा जो देश था, वो सप्त सैंधव कहलाया। इसके बाद लेकिन जब आर्यंस ने अपने साम्राज्य का या यहाँ पर विस्तार किया और भारत के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया, तो वो क्या कहलाया? आर्यवर्त। महाभारत से हम क्या कहलाए? भारतवर्ष कहलाए। और ऋषभ देव के पहले पुत्र भरत के नाम पर ही हमें क्या कहा गया? भारतवर्ष कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला नाम हमारे देश का जो आपको पता चलता है या जो आप जानते हैं, वो क्या है? हिंदुस्तान। अगला नाम जो हमारे देश का है वो है हिंदुस्तान। हमें हिंदुस्तान नाम कैसे मिला? भाई अगर हम भारत पर पहले विदेशी आक्रमण के बारे में बात करें, फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया, या भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण, जब हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे, जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि 5th सेंचुरी बीसी में या लगभग 518 ईसा पूर्व में भारत पर अटैक करने वाले जो सबसे पहले विदेशी थे, जो सबसे पहले फॉरेनर्स थे, वो कौन थे? पर्शियंस या फारसी लोग। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पर्शियंस या फारसी कहाँ के लोग होते हैं? भाई पर्शिया के लोग होते हैं या फारस के लोग होते हैं। और पर्शिया किस देश का पुराना नाम है? तो हम सब जानते हैं ईरान को ही पहले क्या कहा जाता था? पर्शिया या फारस कहा जाता था। और क्योंकि फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में सा का उच्चारण नहीं हुआ करता था, इसीलिए इतिहासकार हमें ये बताते हैं कि सबसे पहले जब पर्शियंस ने भारत पर आक्रमण किया तो पर्शियंस ने ही सबसे पहले हमारी सिंधु नदी को क्या कहा? इंदु नदी। इन्होंने कहा कि एक देश है जो एक नदी के पार बसा है, जिस नदी का नाम क्या है? इंदु, क्योंकि सा का उच्चारण पर्शियन या फारसी भाषा में हुआ ही नहीं किया करता था। तो बस फिर क्या था? सबसे पहले पर्शियंस ने, ईरानियों ने ही हमारी सिंधु को इंदु कहा, और उसी इंदु से हम लोगों को क्या कहा? इंदु। और कहा कि इंदुओं का देश ही क्या है? हिंदुस्तान। और वही हिंदुस्तान मॉडिफाई कर कर क्या कहलाया? हिंदुस्तान कहलाया। और अगर आप हिंदुस्तान नाम के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमें 3rd सेंचुरी में पर्शियन इंस्क्रिप्शंस से या फारसी अभिलेखों से ही जानकारी मिली, और हमें सबसे पहले पता चला किसके बारे में? हिंदुस्तान के बारे में। कहने का मतलब ये जो नाम है हिंदुस्तान, ये हमें पर्शियंस के द्वारा दिया गया या फारस के लोगों के द्वारा दिया गया। इसके बाद अगले हमारे देश का नाम आप सब जानते हैं, हम क्या है? इंडिया। हमारे देश को इंडिया नाम कैसे मिला?
आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये कोई ऐसी हाई फाई चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी कॉमन चीज़ें हैं जो आपको हमेशा से क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम इंडिया के नामकरण के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे हमारे देश में जो दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ, सेकंड फॉरेन इन्वेजन या द्वितीय विदेशी आक्रमण, ये किसके द्वारा किया गया? ग्रीक्स के द्वारा किया गया या यूनानियों के द्वारा किया गया। और आप सब जानते हैं ग्रीस या यूनान के लोगों को ही क्या कहा जाता है? ग्रीक्स कहा जाता है। अगर हम भारत पर अटैक करने वाले सबसे पहले विदेशी रूलर के बारे में बात करें तो पर्शिया का शासक हकामनी वंश का राजा डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम भारत पर अटैक करने वाला सबसे पहला विदेशी माना जाता है। लेकिन अगर हम दूसरे विदेशी के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे वो यूनानी लोग थे, वो ग्रीक लोग थे। और हम सब जानते हैं जहां से कौन आया था? अलेक्जेंडर या सिकंदर महान। और जब यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो यूनानियों ने ही हमारी सिंधु नदी को क्या कहकर पुकारा? इन्होंने ही हमारी सिंधु नदी को यूनानियों ने ही सबसे पहले हमारे सिंधु नदी को इंडस कहकर पुकारा। और ध्यान रखेंगे इसी इंडस से आप सब जानते हैं हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? इंडिया। तो जहां आर्यवर्त नाम आर्यंस से मिला है, सप्त सैंधव नाम आर्यंस से मिला है, भारतवर्ष नाम महाभारत से, सम्राट भरत से और ऋषभ देव के पुत्र भरत से मिला है, तो वही हमें हिंदुस्तान नाम पर्शियंस से, फारसियों से या ईरानी लोगों से मिला है। और अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया हमें किसने कहा था? ग्रीक लोगों ने कहा था या यूनानियों ने कहा था। इसके बाद आप सब जानते हैं कि भारत में जो सबसे पुराने अभिलेख हैं, जो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं, वो किसके माने जाते हैं? भाई अशोका द ग्रेट या सम्राट अशोक के माने जाते हैं। और अशोक के ही अभिलेखों में हमारे देश को एक और नाम मिला है, और वो नाम क्या है? लिख लीजिए, जम्बू द्वीप। हमारे देश को एक और प्राचीन नाम दिया गया है जो क्या है? जम्बू द्वीप। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जम्बू द्वीप हमारे देश को नाम कहां से मिला है? फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका या अशोक के अभिलेखों से। मैंने आपको बताया कि भारत के सबसे पुराने अभिलेख ही किसके मिले हैं? अशोका के मिले हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शंस को हिंदी में अभिलेख कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे किसी भी पत्थर पर, किसी भी मेटल पर, किसी भी लकड़ी पर, किसी भी रॉक पर, किसी भी केव में जो हमें लिखी हुई लिपियां मिली हैं या स्क्रिप्ट्स मिली हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। जो भारत में सबसे पुराने या ओल्डेस्ट ही किसके माने गए हैं? अशोक के माने गए हैं। और आप सब जानते होंगे अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। और अशोक के अभिलेखों से ही हमारे देश का एक और नाम मिला है जम्बूद्वीप। और ऐसा कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जम्बू वृक्षों की संख्या बहुत अधिक थी, इसीलिए इसे जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। और ध्यान रखेंगे ये मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए मिले थे। तो अशोक के अभिलेखों से हमें जानकारी मिली कि हमारे देश का एक नाम जम्बूद्वीप भी हुआ करता था।
जस्ट होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए क्लास को रोक रहा हूं, तो मैं अभी आपके पास आता हूं, अभी आपसे मिलता हूं। जी, वेलकम बैक। जी वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 1 मिनट के लिए कहाँ चले गए थे, है ना? वो ड्रिल मशीन की आवाज़ हो रही थी बहुत तेज बैकग्राउंड में, तो दीवारों पर कुछ ड्रिल्स किए जा रहे थे, इस वजह से 1 मिनट के लिए रोक दिया था मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जम्बू द्वीप जो हमें नाम मिला वो किसके वजह से मिला? अशोक के अभिलेखों की वजह से मिला। इसके बाद हम बात करेंगे, भाई आप जानते हैं प्राचीन काल से ही हमारे देश में कई विदेशी राजदूतों का, कई विदेशी ट्रैवलर्स का आगमन हुआ है, जिसमें से काफ़ी सारे क्या हैं? चाइनीज भी हैं। तो ध्यान रखेंगे, चाइनीज ट्रैवलर्स ने ही भारत को क्या कहा है? भारत का एक नाम यिनतू भी है। हमारे देश का एक नाम यिनतू भी है, जो हमें कहां से मिला है? बाय द चाइनीज ट्रैवलर्स। तो जितने भी चाइनीज ट्रैवलर्स हमारे देश में आए, या जो चीनी यात्री हमारे देश में आए, इन्होंने हमारे देश को क्या कहा है? यिनतू कहा है। और अपने वृत्तांतों में, अपने डिस्क्रिप्शंस में इन्होंने इंडिया को यिनतू बताया है। लेकिन अगर हम कुछ अन्य सोर्सेज के बारे में या और सोर्सेज के बारे में बात करें, तो कुछ एक नाम हमारे देश में और मिलते हैं, लेकिन पूरे देश के नहीं, देश के कुछ भूभाग के नाम हमें कुछ और भी मिलते हैं। जैसे अगर आप माने मनुस्मृति की बात, अगर हम मनुस्मृति की बात माने, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मनुस्मृति में ही ऐसा लिखा है कि जो सरस्वती, मनुस्मृति में ही ऐसा लिखा हुआ मिला है कि जो सरस्वती और दृशद्वती नदी के बीच का क्षेत्र है, उसी को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे, द एरिया बिटवीन सरस्वती एंड दृशद्वती रिवर was known as ब्रह्मवर्त। सरस्वती और दृशद्वती नदी के बीच का भाग ब्रह्मवर्त कहलाता है। इसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था। लेकिन आप सब जानते होंगे कि ब्रह्मवर्त ही तो किसका पुराना नाम है? ये हरियाणा का प्राचीन नाम है भाई। मनुस्मृति में सरस्वती और दृशद्वती नदी के बीच के भाग को ब्रह्मव्रत कहा गया है, और ब्रह्मवत ही हरियाणा का प्राचीन नाम हुआ करता था। तो ये कुछ हमारे देश के नाम हैं जो हमें डिफरेंट सोर्सेस से पता चलते हैं। इसके अलावा हमारे देश के कई उपनाम हुए हैं, जो हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो बीच बीच में बात भी होगी।
भाई जैसे अगर हम बात करें कि जब हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे उस समय हिंदुस्तान गोल्डन स्पैरो कहलाता था। यहाँ के जो बाहर के इन्वेडर्स होते थे, जो बाहर के आक्रमणकारी होते थे, वो भारत को क्या कहा करते थे? सोने की चिड़िया कहा करते थे, गोल्डन स्पैरो कहा करते थे। जब अंग्रेज भारत में आएंगे तो वो इसको लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स कहेंगे, वो उसको लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स कहेंगे, ये सपेरों का देश है। और आज भी अगर आप एशियन कंट्रीज में जाएंगे, अगर आप हिंदुस्तान से बाहर निकलकर अन्य एशियन देशों में जाएंगे तो आपको पता चलता है, आपको पता चलेगा कि आज भी एशिया की ज्यादातर कंट्रीज में हम लोगों को किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ बुद्धा। हमें बुद्ध का देश भी कहते हैं लोग, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म की जो स्थापना है, बौद्ध धर्म की जो शुरुआत है वो भारत में ही हुई थी और इसके बाद उसका पूरा प्रचार प्रसार पूरे एशिया में फैला, जिसमें कई शासकों के कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट। अशोका द ग्रेट, कनिष्क, हर्षवर्धन, ये वो शासक हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था और बौद्ध धर्म को फैलाया था और बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो ये तो बात हुई हमारे देश के नामकरण के बारे में, लेकिन सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत के जो स्रोत होंगे या जो सोर्सेज होंगे वो क्या क्या होंगे और किस तरीके से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलेगी, अब ये समझना जरूरी है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर मुख्य तौर पर बात करें, अगर इंपॉर्टेंटली या मेनली बात करें तो सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे कि प्राचीन भारत को जानने के जो स्रोत हैं या जो सोर्सेज हैं वो कितने प्रकार के हैं, इनको दो भागों में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। कहने का मतलब एंशिएंट इंडिया को जिसको हम पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ने के जो सोर्सेज हैं वो हमें कितने प्रकार के मिले हैं? वो हमें कुल 2 प्रकार के मिले हैं। एक आदमी अभी भी पूछ रहा है कि सर हिस्ट्री स्पेशल और जीएस स्पेशल हिस्ट्री में क्या अंतर है? अरे ये बात तो मैं एक्सप्लेन करते करते मुझे 1.5 साल हो गया मेरे भाई, है ना। तो आप क्यों वो सारी चीजें मुझसे पूछते हैं? जब आप, मैंने कहा ना, जब आप पहली वीडियो देखेंगे एप्लीकेशन पर जाकर जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये बैच किन किन लोगों के लिए है, तो आपको ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा मेरे भाई, आप टेंशन मत लीजिए। मैं तो आपको यहाँ पे कुछ नॉलेज देकर जा रहा हूँ। आप में से आधे लोग होंगे जो एडमिशन नहीं लेंगे, आधे में से आधे लोग होंगे जो एडमिशन लेंगे, और जो बचे हुए लोग होंगे वो इंतजार करेंगे जीएस स्पेशल बैच का। ये तो बात क्लियर है, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपसे कभी नहीं कहूँगा कि आकर मेरे बैच में एडमिशन लीजिए, जी नहीं। सिर्फ और सिर्फ वीडियो अटेंड कीजिए, देखिए कि क्या मेरा पढ़ाने का तरीका आपके समझने के तरीके से मैच करता है। अगर मैच करता है तो पैसा वसूल है, और अगर मैच नहीं करता तो भाई साहब पूरी दुनिया में इतिहासकारों की कोई कमी नहीं है, इतिहास के टीचरों की कोई कमी नहीं है। आप जाकर कहीं से भी पढ़िए, क्योंकि आप इतिहास के किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए या दुनिया का कोई भी टीचर आपको इतिहास पढ़ाएगा, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि वो आपको यही चीज पढ़ाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मजबूरी है। क्योंकि ना तो उस वक्त मैं जिंदा था ना ही आप जिंदा थे, तो हम भी आपको इतिहास उन्हीं सोर्सेज से पढ़ा रहे हैं जिन सोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिन सोर्सेज के आधार पर इतिहास बनाया गया है। तो इतिहास तो किसी भी किताब से उठा लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए। पढ़नी हमें स्टैटिक चीजें हैं, सारी की सारी एक ही चीज पढ़नी है। बस तरीका ये क्या होता है कि किसी टीचर की बात कही हुई हमें ज्यादा समझ में आती है, किसी की कम। तो जहां पर तालमेल बन रहा हो वहां पर एडमिशन ले लीजिए भाई। जहां पर तालमेल ना बन पाए तो वहां पर कोई बात नहीं, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, सिंपल सी बात है ना। चलिए, तो मैंने कहा मेनली मुख्य तौर पर जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत हैं या जो सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले आप क्या कह सकते हैं? लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या पुरातात्विक स्रोत। इन 2 मेजर पार्ट्स में हमने किसको बांट दिया? सोर्सेस को। किन सोर्सेस को? उन सोर्सेस को जिनसे हम एंशिएंट इंडिया पढ़ने वाले हैं।
जिनसे हम प्राचीन भारत पढ़ने वाले हैं। और अगर आप लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करें तो फिर हमने फर्दर लिटरेरी सोर्सेज को 3 कैटेगरीज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और वो 3 कैटेगरीज कौन सी होंगी? सबसे पहले रिलीजियस सोर्सेज, जिनको आप क्या कह सकते हैं हिंदी में, धार्मिक स्रोत। दूसरे होंगे नॉन रिलीजियस सोर्सेस या गैर धार्मिक स्रोत। ठीक है। और तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहीं कहीं पर इतिहास को जानने के सोर्सेज को 3 भागों में भी विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भाग साहित्यिक स्रोत दे देते हैं, दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स दे देते हैं, और तीसरा क्या दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स या विदेशी यात्रियों का विवरण। लेकिन अगर विदेशी यात्रियों ने भी भारत के बारे में विवरण किया होगा या भारत के बारे में एक्सप्लेनेशन दी होगी तो भाई वो रिटन फॉर्म में ही दी होगी, वो लिखित रूप में ही दी गई होगी। इसीलिए हमने उसको किस कैटेगरी में रख लिया है, लिटरेरी सोर्सेज की कैटेगरी में या साहित्यिक स्रोतों की कैटेगरी में रख लिया है। लेकिन अगर इन तीनों सोर्सेज के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो हमें सोर्सेज मिलते हैं या जो सबसे पहले ज्यादा जो स्रोत मिले हैं वो किसके मिले हैं, रिलीजियस सोर्सेज के। इसीलिए हमने फर्दर रिलीजियस सोर्सेज को भी 3 पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। सबसे पहला कहलाता है ब्राह्मण लिटरेचर, जिसको आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं, ब्राह्मण साहित्य। दूसरा बुद्धिस्ट लिटरेचर या बौद्ध साहित्य। और तीसरा होता है जैन लिटरेचर या जैन साहित्य। यहां पर कुछ लोग आदेश दे रहे हैं पहले मेडिवल इंडिया पढ़ाइए। बेटे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं डिसाइड कर लूंगा, वो मैं आपको करवा दूंगा। आपको केवल और केवल पढ़ने से मतलब है। अगर मैं मेडिवल स्टार्ट कराता तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि एंशिएंट कराइए, मॉडर्न कराइए। अगर मैं मॉडर्न शुरू कराता तो फिर लोग बोलते कि आप यहाँ से कराइए, आप वहाँ से कराइए। तो अल्टीमेटली कुछ लोगों का इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं है। बात दिक्कत ये वाली है सारी की सारी। चलिए, तो प्राचीन भारत को जानने के जो स्रोत हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक लिटरेरी सोर्सेज, एक साहित्यिक स्रोत, और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, लिटरेरी सोर्सेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक धार्मिक, एक अलौकिक या गैर धार्मिक, और एक विदेशी यात्रियों का विवरण। और जिसमें से जो धार्मिक सोर्सेज हैं, जो रिलीजियस सोर्सेज है, उसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक ब्राह्मण लिटरेचर, ब्राह्मण साहित्य, एक बुद्धिस्ट लिटरेचर, बौद्ध साहित्य, और एक जैन लिटरेचर या जैन साहित्य। इसमें डिवाइडेड है लिटरेरी सोर्सेज। लेकिन अगर हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर सोर्सेज के बारे में बात करें, तो इसमें भी कई सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस, या जिसे आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, अभिलेख। इसके बाद इसी में आप इंक्लूड कर सकते हैं कॉइन्स या सिक्के। नेक्स्ट स्टैचूज या मूर्तियां।
नेक्स्ट फॉसिल्स या अवशेष, नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स, जिन्हें आप हिंदी में क्या लिख सकते हो, स्मारक। और हम सब जानते हैं ये सारी की सारी वो चीजें हैं, ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं, इसमें सील्स या मोहरे भी शामिल कर सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो क्या कहलाती हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाती हैं या पुरातात्विक स्रोत कहलाती हैं। कंचन पूछ रही है पढ़ा रहे हो या लिखा रहे हो। बेटे अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं करा, पहले आप ये तो जान लो कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि अभी तक तो जिंदगी में यही नहीं पता चला आपको कि पढ़ना क्या है। तो जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा, अगर मैं आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो फिर आप ये बोलोगे ना कि सर आपने कहा कि अशोक के पिता का नाम ये था, या फिर आप ये बोलेंगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि मौर्य वंश का सबसे महान राजा अशोक था, लेकिन वो अशोक ही था, इस बात की जानकारी कहाँ से मिली। बस उन्हीं सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ताकि जब मैं आपको ये बात पढ़ानी शुरू करूं तो आप मेरे से फिर कमेंट करके सबको डिस्टर्ब करके ये ना पूछो सर पहले ये तो बता दो इंस्क्रिप्शंस क्या होता है। इसलिए ये ज़रूरी है आपको बताना, क्योंकि मुझे मालूम है व्हाट इज़ योर लेवल, आप लोगों का भी जो स्तर है वो क्या है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो इन दो महत्वपूर्ण सोर्सेज में हमने क्या किया है, एंशिएंट इंडिया के सोर्सेज को डिवाइड किया है। लेकिन इसके अलावा अगर आप केवल ब्राह्मण लिटरेचर के बारे में बात करें, अगर आप ब्राह्मण साहित्य के बारे में बात करें, तो इसे भी कई पार्ट्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। आई होप कि आपने सारा का सारा लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो फटाफट से लिख लीजिए। आई एम गिविंग यू मोर 30 सेकेंड्स, मैं आपको 30 सेकेंड और दे देता हूं। थैंक यू वेरी मच नवदीप, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ मेरे भाई प्रिय सखा मित्र हैं जो YouTube वाले कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे हैं कि सर आप ऑफलाइन कहाँ पढ़ाते हो। बेटे कोरोना में तो जान पर खेलने का कौन साहस कर सकता है। अभी ऑफलाइन क्लासेस सारी की सारी बंद हैं, और ऑफलाइन कोचिंग से जब शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप जाकर ऑफलाइन कोचिंग्स कर सकते हैं। मुझे मालूम है आप घरों में पड़े पड़े कैदियों की तरह फील कर रहे हैं। कई लोगों के लिए तो घर रिहैबिलिटेशन सेंटर बन चुका होगा पिछले 4-5 महीनों में। मैं जानता हूँ आप लोगों ने बहुत धैर्य रखा है, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं और घर पर बने हुए हैं। लेकिन ध्यान रखें ऑफलाइन कोचिंग्स जब शुरू होंगी तो डेफिनेटली आपको ऑफलाइन कोचिंग्स में जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप तड़प रहे हो ऑफलाइन कोचिंग में जाने के लिए, है ना। क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से मोबाइल स्क्रीन देख देख के आप परेशान हो चुके हो। लेकिन कोई नहीं, लेट द टाइम कम, टाइम आने दीजिए। जब टाइम आ जाएगा और जब सारी की सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी तो डेफिनेटली फिर आप ऑफलाइन कोचिंग्स भी कर सकेंगे। चलिए, अगर हम ब्राह्मण लिटरेचर या ब्राह्मण साहित्य के बारे में बात करें तो इसको भी हमने डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो चलिए वो किस में डिवाइड किया है सबसे पहले जान लेते हैं।
दोस्तों, अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में बात करें या धार्मिक ग्रंथ के बारे में बात करें, अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट या धार्मिक ग्रंथ के बारे में बात करें और हम बात करें ब्राह्मण साहित्य की, अभी मैंने आपको बताया कि जो रिलीजियस सोर्सेज हैं उनको भी डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में, और ब्राह्मण साहित्य के ही डिफरेंट पार्ट्स हैं सोर्सेज के, जिनमें इन्हें डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले वेद या वेदास, इसके बाद नेक्स्ट ब्राह्मण। ये सारे के सारे वो रिलीजियस टेक्स्ट हैं या धार्मिक ग्रंथ हैं जिनको हमने क्या कहा है, ब्राह्मण लिटरेचर या ब्राह्मण साहित्य कहा है। तो प्राचीन भारत की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी भाई? हमें अपने वेदों से मिलेगी, और उन्हीं वेदों के सिंप्लीफाइड वर्जन, जो डिस्क्रिप्टिव वर्जन है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है, वहां से हमें जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हमें जानकारी आरण्यक से मिलेगी, इसके अलावा हमें जानकारी उपनिषदों से मिलेगी। इन सारी की सारी चीजों के आपने नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब में डिफरेंस बताइए तो आप घूम जाएंगे, तो आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में आपने पढ़ा जरूर है, नाम जरूर पढ़ा है, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या होते हैं ये अभी आपको नहीं पता। इसके अलावा इसी में हम इंक्लूड करते हैं वेदांगों को, इसी में हम इंक्लूड करते हैं सूत्र। ये सब क्या होते हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूं। मैं सबसे पहले लिख रहा हूं कि ब्राह्मण साहित्य में हम किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं। इसके बाद महाकाव्य, जिसको क्या कहते हैं, एपिक, और धर्मशास्त्र। तो ये सारे के सारे वो डिफरेंट लिटरेरी सोर्सेज होते हैं जो ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं। जो लिटरेरी सोर्सेज का कौन सा भाग है? धार्मिक ग्रंथ या रिलीजियस टेक्स्ट। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, वेद, ब्राह्मण, आर्यण्यक और उपनिषद मिलकर ही क्या कहलाते हैं? अगर आप इन चारों के बारे में बात करें तो यही चारों मिलकर क्या कहलाते हैं? वैदिक लिटरेचर, या इसी को वैदिक साहित्य कहा जाता है। इसी को वैदिक लिटरेचर या वैदिक साहित्य कहा जाता है। तो ये तो बात हुई रिलीजियस सोर्सेज में ब्राह्मण साहित्य के बारे में या ब्राह्मण लिटरेचर के बारे में। लेकिन हम सब जानते हैं रिलीजियस टेक्स्ट में ही अगला जो साहित्य था वो क्या था? बुद्धिस्ट लिटरेचर या बौद्ध साहित्य। नोट कर लीजिएगा, ये सारे के सारे वो सोर्सेज होने वाले हैं जिनके आधार पर हम एंशिएंट इंडिया पढ़ने वाले हैं। इसके बाद धार्मिक ग्रंथों में ही या रिलीजियस टेक्स्ट्स में ही अगली चीज हम जानते हैं जो क्या कहलाते हैं?
बुद्धिस्ट लिटरेचर, या लिख लीजिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट या बौद्ध ग्रंथ। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखेंगे, बौद्ध ग्रंथों को या बुद्धिस्ट टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? पिटक कहा जाता है। इसीलिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट में या बौद्ध ग्रंथों में मुख्य तौर पर 3 ग्रंथ होते हैं या 3 पिटक होते हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के त्रिपिटकास कहा जाता है या त्रिपिटक कहा जाता है। और आप जानते होंगे कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, या बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखिए सुत्त पिटक, सबसे पहले लिखिए सुत्त पिटक, और इसमें लिख लीजिएगा 1 लाइन डिस्क्रिप्शन, इट हैज द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, या इसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं। इट हैज द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, इसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं। ये सबसे पहला पिटक है। दूसरा पिटक कहलाता है विनय पिटक। It has the rules of Buddhist Union. इसमें बौद्ध संघ के नियम हैं। ठीक है। और तीसरा कहलाता है अभिधम्म पिटक, जिसे सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में ऐड करवाया था। और इसमें क्या है ध्यान रखेंगे, बायोग्राफीज ऑफ बुद्धिस्ट मोंक्स कंटेम्परेरी टू अशोका। अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुकों की जीवनियां। तो प्राचीन भारत को जानने का एक और रिलीजियस लिटरेरी सोर्स क्या होगा? बुद्धिस्ट टेक्स्ट या बौद्ध ग्रंथ, जिनको पिटक कहा जाता है, और जो 3 प्रकार के होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और आपसे अगर पूछें कि बताइए जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हैं वो किस लैंग्वेज, वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे पाली भाषा में। ये मुख्य रूप से पाली भाषा में रचित हैं। अगर हम सुत्त पिटक के बारे में बात करें तो इसके रचयिता है आनंद। हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध शिष्य ही कौन थे? आनंद और उपाली। विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की गई, और अभिधम्म पिटक की रचना उसी बौद्ध भिक्षुक ने की जिसने अशोक का धर्म परिवर्तन करवाया था और तीसरी बौद्ध महासंगीति की अध्यक्षता भी की थी, जिन्हें हम मोगली पुत्तिस के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम मोगली
पुत्तिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद एक आदमी पूछ रहा है लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मण लिटरेचर। अरे भगवान, संस्कृत मेरे भाई, संस्कृत। ब्राह्मण लिटरेचर आपको संस्कृत में मिलेंगे। इसके बाद हम सब जानते हैं नेक्स्ट रिलीजियस टेक्स्ट या अगला जो धार्मिक सोर्स है वो क्या होते हैं? जैन ग्रंथ होते हैं, जैन टेक्स्ट होते हैं। तो हम अब बात करेंगे किसके बारे में? जैन ग्रंथों के बारे में या जैन टेक्स्ट्स के बारे में। तो अगले प्रकार के सोर्सेज जहां से हमें जानकारी मिलती है इतिहास या प्राचीन इतिहास के बारे में, वो क्या है? जैन टेक्स्ट या जैन ग्रंथ। और दोस्तों सबसे पहली बात तो ध्यान रखेंगे, जैन टेक्स्ट को या जैन ग्रंथ को जैनिज्म में आगम कहा जाता है। जिस तरीके से बौद्ध ग्रंथ पिटक कहलाते हैं उसी तरीके से जैन ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आगम कहलाते हैं। और अगर हम बात करें कि जो जैन टेक्स्ट हैं, जो जैन ग्रंथ है, उनकी लैंग्वेज क्या है, वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे प्राकृत भाषा में। इनकी रचना प्राकृत भाषा में की गई है। और सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ या ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट किसे माना जाता है? ध्यान रखेंगे पुव्वो को माना जाता है, पुव्वो। और ध्यान रखेंगे इस सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ पुव्वो की रचना ऐसा माना जाता है किसके द्वारा की गई थी? महावीर स्वामी के द्वारा की गई थी। और दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं हु वॉज महावीर स्वामी, कौन थे महावीर स्वामी? इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। लेकिन इन जैन ग्रंथों की रचना कब हुई? तो ध्यान रखेंगे जब 6th सेंचुरी में सेकंड जैनिज्म काउंसिल या द्वितीय जैन महासंगीति करवाई गई। जो आप जैनिज्म में पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा द्वितीय जैन महासंगीति। तो सेकंड जैनिज्म काउंसिल जिसका आयोजन 513 ईस्वी में करवाया गया था, कहां पर? वल्लभी, गुजरात में, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर। तो ध्यान रखेंगे गुजरात के वल्लभी में ही जब दूसरी जैन महासंगीति का आयोजन करवाया गया, तो बस इसी महासंगीति में सबसे इंपॉर्टेंट काम ही क्या हुआ था? जैन टीचिंग्स वर स्क्रिप्टेड इन टेक्स्ट। जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया या ग्रंथों में लिख दिया गया। लीजिए भाई, नोट कीजिए फटाफट से।
पूवो को फिर से बता दीजिए। मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक सोर्स हमारे पास जैन ग्रंथ भी है, लेकिन जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ये मैंने बताया। जैन ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में या प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, और जो सबसे पुराना जैन ग्रंथ है वो पूवो माना जाता है। और ये जो जैन ग्रंथ पूवो है, इसकी रचना ऐसा माना गया है कि महावीर स्वामी के द्वारा की गई है, जो वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के, और जिन्हें जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर भी माना जाता है। लेकिन जैन ग्रंथों की रचना कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। जब 6ठी शताब्दी में 513 ईस्वी में दूसरी जैन महासंगीति का आयोजन करवाया गया था गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर, तो वहीं पर सबसे पहले जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया था या उन्हें लिखा गया था। और क्या बने थे? जैन टेक्स्ट बने थे या जैन ग्रंथ बने थे। फिर कल्प सूत्र क्या है? बेटे टेंशन मत लीजिए। जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, तो भगवती सूत्र क्या है, कल्प सूत्र क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, जातक कथाएं क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। एक ही दिन में तो इतिहास करना ही बन सकते हैं आप। अरे भाई, ये ऐसे नहीं मानेगा। विकास को ब्लॉक कीजिए एप्लीकेशन से फटाफट। इसने जितने भी बैच खरीदे हुए हैं सबसे इसको बेदखल कर दीजिए, क्योंकि जब तक ब्लॉक नहीं होगा तब तक नहीं मानेगा। इसको लग रहा है कि मैं इसका कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूँ। विकास को ब्लॉक कीजिए। ब्लॉक। विकास, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे नहीं पता आपने बैच खरीदा या आप ऐसे ही मुंह उठाकर आ गए हैं, बट अगर आप करियरविल के स्टूडेंट हैं तो आपको यहां से ब्लॉक कर दिया गया है। रीजन? आपके कमेंट किए हुए शब्दों की वजह से। क्योंकि हमेशा आर्टिकल 19 के 1 का इस्तेमाल कीजिए। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमें बहुत सही तरीके से करना चाहिए और बहुत होशियारी से करना चाहिए। इस बात को नहीं समझते आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं किसके बारे में? प्राचीन भारत को जानने का अगला लिटरेरी सोर्स जो क्या आता है, जो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स या विदेशी यात्रियों का विवरण। नेक्स्ट लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स या विदेशी यात्रियों का विवरण। यहां पर कुछ लोग पूछ रहे हैं क्लास की टाइमिंग क्या है? बेटे 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर को। चलिए, मैंने बताया कि एक लिटरेरी सोर्स वो भी है जिसमें हमें डिस्क्रिप्शन मिला है किसका? विदेशी यात्रियों का। तो ध्यान रखेंगे, जो विदेशी यात्रियों का विवरण है या जो डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स है, इसको भी हमने मेनली 3 भागों में क्या कर दिया है? विभाजित कर दिया है। और अगर 3 भागों में बात करें तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला ग्रीक ट्रैवलर्स या यूनानी यात्री, दूसरा चाइनीज ट्रैवलर्स
जिन्हें हिंदी में क्या कहेंगे, चीनी यात्री। और तीसरा जो कहलाते हैं मुस्लिम ट्रैवलर्स या मुस्लिम यात्री। जी, तो हमने विदेशी यात्रियों के विवरण को 3 भागों में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है, ग्रीक ट्रैवलर्स, चाइनीज ट्रैवलर्स और मुस्लिम ट्रैवलर्स में। और अगर हम ग्रीक ट्रैवलर्स के बारे में बात करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बात होती है, जैसे टेसियस, जैसे हेरोडोटस। टेसियस, हेरोडोटस, नियार्कस, टेसियस, हेरोडोटस, नियार्कस और एक लिख लीजिए अरिस्टोबुलस। ये कुछ वो विदेशी यात्री हैं, ये वो कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो भारत में सिकंदर के आने से पहले के माने जाते हैं या बिफोर अलेक्जेंडर माने जाते हैं। लेकिन अगर हम चाइनीज ट्रैवलर्स के बारे में बात करें तो आप सब जानते हैं एक फेमस आदमी है फाहियान, जिसे हम गुप्त काल में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही भारत में आएगा फाहियान। एक ह्वेनसांग, सबने नाम सुना होगा। पुष्यभूति वंश के सबसे महान राजा हर्षवर्धन के ही शासनकाल में ह्वेनसांग नाम का प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था। एक नाम याद रखेंगे, सुंग युंग, सुंग युंग। और एक लिख लीजिए इत्सिंग। ये सारे के सारे वो चाइनीज ट्रैवलर्स हैं जो भारत में आए थे और जिन्होंने भारत के बारे में या जिन्होंने भारत के बारे में अपना क्या किया था, बखान दिया था। और दोस्तों एक नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, हेरोडोटस। भाई आप सब जानते हैं कि सबसे पहले एक यूनानी व्यक्ति हेरोडोटस ने ही एक पुस्तक लिखकर, इसकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, जो इतिहास का सबसे पुराना सोर्स है। हेरोडोटस ने ही अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखकर अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी और अपनी हेरोडोटस ने ही अपनी हिस्टोरिका पुस्तक में भारत पर होने वाले सबसे पहले विदेशी आक्रमण के बारे में लिखा था। इसीलिए हेरोडोटस को ही हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता कहते हैं। इसके अलावा अगर आप मुस्लिम रूलर्स के बारे में बात करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं। अल बरूनी, अल मसूदी, फिरदौसी। ये वो कुछ महत्वपूर्ण मुस्लिम लेखक हैं जिन्होंने भारत के बारे में बखान किया है। तो लिटरेरी सोर्सेज में हमने सबसे पहले बात की रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, और रिलीजियस में हमने बात की ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के बारे में। अब हमने बात की फॉरेन
ट्रैवलर्स का डिस्क्रिप्शन या विदेशी यात्रियों का विवरण। और अब अगर हम लिटरेरी सोर्सेज में नॉन रिलीजियस या गैर धार्मिक सोर्सेज के बारे में बात करें, नॉन रिलीजियस सोर्सेज या गैर धार्मिक स्रोत, वो लिटरेचर या वो साहित्य जो गैर धार्मिक है, जो धार्मिक रूप से नहीं लिखा गया है, वो कौन कौन से हैं ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अर्थशास्त्र। और हम सब जानते हैं जिसकी रचना चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा की गई। अर्थशास्त्र जिसकी रचना चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा की गई। इसके अलावा आप सब जानते हैं इंडिका, एक प्रमुख रचना इंडिका जिसकी रचना मैगस्थनीज के द्वारा की गई। हम सब जानते हैं एक यूनानी ही अम्बेसडर राजदूत हुआ करता था मैगस्थनीज, जो यूनान के राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसी ने रचना की थी इंडिका नामक पुस्तक की। इसके बाद महाभाष्य, जिसकी रचना पतंजलि के द्वारा की गई। एक सोर्स है मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई। इसके अलावा आप सब जानते हैं पंचतंत्र, गुप्त काल में विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई बाइबल के बाद विश्व की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जिसे हम पंचतंत्र के नाम से जानते हैं, जिसकी रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। इसीलिए और इसी में हम इंक्लूड कर सकते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम को। और आप सब जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है किसकी, महाकवि कालिदास की। ये कहलाती है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अलावा अगली पुस्तक अष्टाध्यायी, जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा की गई। ये सारे के सारे वो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी की सारी वो रचनाएं हैं, वो पुस्तकें हैं जिन्हें गैर धार्मिक, जिन्हें अलौकिक ग्रंथ माना गया है। तो कहने का मतलब हम प्राचीन भारत को पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन प्राचीन भारत को पढ़ने के जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। सबसे पहले लिटरेरी, और आज की क्लास में हमने सारे के सारे वो लिटरेरी सोर्स ही क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं, जिनके आधार पर हम एंशिएंट इंडिया को पढ़ेंगे। लेकिन लिटरेरी सोर्सेज के बाद जो अगला होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास का समापन करेंगे। और अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करें या पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करें, तो इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में या अभिलेखों के बारे में। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि भारत में जो सबसे पुराने अभिलेख हैं वो किसके माने गए हैं,
अशोक के अभिलेखों को ही भारत में सबसे प्राचीन माना गया है, जो मुख्य रूप से हमें ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए मिले थे। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा तो हमें जानकारी मिली कि इस महान शासक का नाम क्या है, अशोक। क्योंकि 1837 तक तो हम यही समझते थे कि ये कोई श्रीलंका का महान शासक था जो श्रीलंका से भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। लेकिन जब हमें मास्की अभिलेख से ये जानकारी मिली कि इस राजा का नाम अशोक वर्धन था और ये श्रीलंका या सिंघल का शासक नहीं बल्कि ये तो मगध में मौर्य वंश का सबसे महान राजा था, और ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका से भारत नहीं आया था बल्कि इसने भारत से अपने बेटे महेंद्र और बेटी को श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो ये इंस्क्रिप्शंस होंगे और हम अलग अलग जब पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग कालों के बारे में पढ़ेंगे तो हम अलग अलग इंस्क्रिप्शंस या अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कॉइन्स, सिक्कों की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं भारत के इतिहास में सबसे जो प्राचीनतम या ओल्डेस्ट कॉइन्स माने जाते हैं या सबसे प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं उन्हें आहत सिक्के या उन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। और इन्हें आहत सिक्के इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये धातु को पिघलाकर और उस पर जोर से मार करके, जोर से आहत करके ही बनाए जाते थे, इसीलिए इनको आहत सिक्के कहा जाता था, जिन पर देवी देवताओं के चित्र अंकित किए जाते थे। और इन्हीं का दूसरा नाम पंचमार्क सिक्के। भारत के इतिहास में इससे पहले हमें किसी कोई प्रकार के सिक्के का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, वो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। लेकिन आपसे पूछेंगे कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के या गोल्डन कॉइन्स किसके द्वारा चलवाए गए, तो ध्यान रखेंगे भारत में गोल्डन कॉइन्स सबसे पहले इंडो ग्रीक्स या हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए। और इन्हीं हिंद यूनानियों में से आपने नाम सुना होगा मिनांडर का। तो मिनांडर ही वो शासक था जिसने सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। थक गए यार। जी, तो सबसे पहले स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक्स हिंद यूनानियों में मिनांडर के द्वारा चलवाए गए। लेकिन अगर आपसे पूछें कि बताइए सबसे पहले शुद्ध स्वर्ण सिक्के या प्योर गोल्ड कॉइन्स या शुद्ध सोने के सिक्के वो किसके द्वारा चलवाए गए, तो ध्यान रखेंगे वहां पर कंट्रीब्यूशन आता है किसका, कुषाणों का। और कुषाणों का ही राजा आपने नाम सुना होगा विमकडफिशस, कनिष्क नहीं, कनिष्क से पहले विमकडफिशस, उसके द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए थे। या आपसे पूछेंगे सर्वाधिक या सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के, और अगर सर्वाधिक स्वर्ण सिक्कों के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे वो गुप्ता पीरियड या गुप्त काल में चले थे। कई बार आपसे पूछेंगे शीशे के सिक्के चलाने वाले शासक, सातवाहनों ने अपने शासनकाल में क्या चलवाए थे, शीशे के सिक्के चलवाए थे। इसके अलावा मुसलमानों में सबसे पहले सोने के सिक्के मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाए थे। यूरोपियंस में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, डचेस ने चलवाए थे, डचों ने चलवाए थे। और इसके अलावा स्टैचूज की अगर हम बात करें या मूर्तियों की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी में कनिष्क के ही काल में भारत में मूर्ति कला का विकास शुरू हुआ था। और भारत में जो मूर्ति कला थी वो मुख्य रूप से दो शैलियों में बनाई जाती थी। एक को गंधार शैली कहा जाता था और दूसरी मथुरा शैली कहलाती थी। पूर्णतः स्वदेशी शैली या आर्ट हुआ करती थी मथुरा शैली। और अगर हम गंधार शैली के बारे में बात करें तो ये यूनानी शैली से क्या करती थी, मेल खाती थी। लेकिन बुद्ध की सबसे पहली, भाई जब मैं आपको बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि भारत के इतिहास में मानव रूप में मूर्ति बनाकर सबसे पहले गौतम बुद्ध की ही पूजी गई थी। और गौतम बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले किस शैली में बनी थी, मथुरा शैली में बनी थी, जो पूर्णतः स्वदेशी शैली हुआ करती थी।
इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में, स्मारकों के बारे में हम बात करेंगे। भाई दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं, ये सारी की सारे वो मॉन्यूमेंट्स होंगे, वो पुरातात्विक सोर्सेज होंगे जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। और नन अदर देन जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इतने ज़्यादा फॉसिल्स के बारे में बात करेंगे, इतने ज़्यादा हम अवशेषों के बारे में बात करेंगे जिनके आधार पर हमें अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। तो कहने का मतलब है आज हमने बात की कि वो कौन कौन से सोर्सेज होंगे या वो किस किस प्रकार के सोर्सेज होंगे जिनसे हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में जानकारी मिलेगी या प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन आप जानते हैं कि जो प्राचीन भारत की शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ से होती है? स्टोन एज से होती है या पाषाण युग से होती है। तो दोस्तों